Welcome back to your online classes. How are you all? I hope you all are fine. So students, we have completed our 10 modules. 10 मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी एंड देन इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. हम लोग लास्ट मॉड्यूल्स में यानी कि इट मीन्स मॉड्यूल नंबर 9 एंड मॉड्यूल नंबर 10 में क्या क्या पढ़ चुके हैं. मॉड्यूल नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में जाना एंड मॉड्यूल नंबर 10 में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया. हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में समझ आया कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है और इसको कैसे नापा जाता है. हमने कंपेयर किया बहुत सारे हरियाणा, केरला और बिहार की पॉपुलेशन से या उसके फैसिलिटीज़ से, ठीक है. एंड देन हमने ये भी जाना कि किस तरह से इनको कंपेयर किया जाता है. तो 10th मॉड्यूल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और 11 और 12 मॉड्यूल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इस क्लास में जो डिस्कशन होगा ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट डिस्कशन होगा एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइजेस इस चैप्टर की सॉल्व करेंगे. और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल. तो आज के मॉड्यूल में वी विल डिस्कस अबाउट, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? आपने अपनी बुक में देखा कौन सा पैराग्राफ है. इसमें हम सस्टेनेबिलिटी पढ़ेंगे और इसी का हम सेकेंड पार्ट में डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि मीन्स 12th मॉड्यूल में भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थोड़ा लेंथी टॉपिक है इसलिए 2 मॉड्यूल्स में इसको स्प्लिट किया गया है. तो 11th मॉड्यूल में और 12th मॉड्यूल में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द एनिमेशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. और इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे. कौन से टॉपिक? बड़ा इंटरेस्टिंग है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है. इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को हमने 2 मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया है. ठीक है, इस मॉड्यूल में मतलब 11th मॉड्यूल में हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और इंक्लूड करेंगे इसके साथ नेक्स्ट मॉड्यूल. चलिए चलते हैं और समझते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के जो गोल्स होते हैं उसको हम इस तरह से समझते हैं. सस्टेनेबिलिटी इज़ अ डेवलपमेंट जो सिर्फ प्रेजेंट की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता है बट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी कंसीडर करता है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फ्यूचर की नीड्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. ठीक है, वो एबिलिटी रखता है किसके, कैसे रखता है? सस्टेन, मेंटेन एंड सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट करता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए. जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, बेसिक चीज़ है और इन चीज़ों के नाम तो आप इजीली बता ही सकते हैं. तो कौन कौन से? जैसे एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, और कैसे इन रिसोर्सेज को हम सेंसिबली एंड जुडिशली यूज़ करें सो दैट क्या करें, ये डिप्लीट ना हो. ठीक है, एकदम ख़त्म ना हो जाएं. ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है हम कैसे इन चीज़ों को हम यूज़ और वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ चेक करें सो दैट ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, वी वुड एक्सपेक्ट दैट कि जो कंट्री है ये अपने लेवल को इंक्रीज़ करे या लेवल करे फॉर फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, और ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. But since the second half of the 20th century, scientists are worried that कि अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है. मतलब हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम इस एस्पेक्ट को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं और वो एग्ज़ाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया.
ठीक है। अब जो रीसेंट एविडेंस है वो शो करता है दैट ग्राउंड वाटर इज़ क्या होता जा रहा है, अंडर सीरियस थ्रेट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका मेन रीज़न है ओवर यूज़, यानी कि हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। इन द लास्ट 20 ईयर्स 300 डिस्ट्रिक्ट में वाटर लेवल डिक्लाइन किए हैं और इनफ जो मीटर्स, ठीक है, एंड नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्स। और अगर हम इस तरह से इस ग्राउंड वाटर रिसोर्स को यूज़ करने लगेंगे तो वी सी दैट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स अबाउट 60% ऑफ द कंट्री क्या होगा, इन रिसोर्सेज को वर एक्सप्लॉइट और ओवर यूज़ करने लगेंगे। सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो उसे ओवर एक्सप्लॉइट यूज़ करने लगेगी। ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ जनरली एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस रीजन्स में होता है, ज़्यादा होता है ना उसमें, ठीक है, उन रीजन्स में जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ का जो रीजन्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस रीजन में पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस फॉर्म करके रेगुलरली जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी, यानी कि काम करना, उसमें एग्रीकल्चर को इस तरह से यूज़ कर लेते हैं जिसमें उनका बहुत ही लॉस हो जाता है और जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस से पूरा ख़त्म हो जाता है। एंड देन क्या होता है, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलर फाउंड इन द एग्रीकल्चरली और प्रॉस्पेरस रीजन जस्ट लाइक अ पंजाब, ठीक है, वेस्टर्न जो यूपी है, हार्ड रॉक, प्लेटिट्यू, ठीक है, इन तरह के जो एरियाज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो यूज़ होता जा रहा है। अब ग्राउंड वाटर जैसे जैसे यूज़ हो रहा है तो क्या होता जा रहा है कि उनके पास ये चीज़ कम होती जा रही है, पानी को ज़मीन से पूरी तरह से निकालते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ज़मीन भी क्या होती है, अपनी फर्टिलिटी खो देती है। एंड देन इस तरह के जो एरियाज़ है, प्लेटियो एरियाज़ ऑफ सेंट्रल ऑफ साउथ एरियाज़ एंड कोस्टल एरियाज एंड सम गवर्न एरियाज़। सो इन एग्जांपल से हमने ये समझा कि दैट ग्राउंड वाटर एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और अगर हम इस तरह से इसे ओवर यूज़ करते हैं तो ये जल्द ही डिप्लीट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, एंड देयर विल बी नथिंग लाइफ, ठीक है, और कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा। देखिए बच्चों, अभी हम लोग अगर देखे जाए तो अभी ऐसा वक्त है कि आज भी अगर रेन नहीं होती है तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जस्ट लाइक राजस्थान में अगर ड्रेनेज कम हो जाए या बारिश कम होने लगे तो यहाँ पानी की कमी होना शुरू हो जाती है और ज़मीन भी सूखे पड़नी शुरू हो जाती है। तो अगर इसी तरह से हम यूज़ करते रहें पानी को तो अंडरग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो जाएगा और पेड़ों को तो हम काटते ही जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है और इससे क्या होता जा रहा है, जब जैसे जैसे पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास कुछ भी रिसोर्स नहीं बच पा रही है। अब क्या होता है कि रिसोर्स जैसे पानी आता जा रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है तो लोगों के पास क्या हो रहा है, सोर्सेज भी कम होती जा रही है। अब सोर्स कम होती जा रही हैं तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती जा रही है। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि पानी को अगर हम बचा कर नहीं रखेंगे तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं, ये तो पहले भी पढ़ा है हमने, ठीक है। रिसोर्सेज जो है देयर आर 2 काइंड्स, एक तो हो गया रिन्यूएबल जैसे कि ग्राउंड वाटर और दूसरा हो गया नॉन रिन्यूएबल। तो पहले समझते हैं हम रिन्यूएबल क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज होती है जो नेचर के थ्रू फिर से बन जाते हैं, मतलब नेचर उन्हें वापस रिप्लेनिश्ड कर लेता है, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, ठीक है। ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कम्प्लीटली यूज़ होते सकते हैं, ठीक है, इसको रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं और ये इसको जो नेचर है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है, ये रिप्लेनिश हो जाती है। लेकिन अगर ये रिसोर्सेज भी ओवर यूज़ होने की वजह से
बहुत कम होती जा रही है। नेचर तो उन्हें यूज़ तो रिप्लेनिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसे उस ग्रेड में यूज़ करते हैं जो कि रिप्लेनिश वेव से ज़्यादा होता है। देखो बच्चों, मतलब हम लोग ओवर यूज़ तो किए जा रहे हैं, और ओवर यूज़ इस तरह से कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है वो भी ख़त्म होती जा रही है। अब जो जिस सोर्स से वो चीज़ रिप्लेनिश होगी, हम उसको ही ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे कि पेड़ काटते जा रहे हैं। अब पेड़ काटते जा रहे हैं तो इससे सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो जड़ होती है वो मिट्टी को छोड़ देती है और इससे सॉइल इरोज होने लगती है और मिट्टी ख़त्म होने लगती है। तो ये वो चीज़ हैं जिनको बनने में कुछ सेंटीमीटर्स की तक अगर मिट्टी बनती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि इनको हज़ारों साल लग जाते हैं दोबारा से रिप्लेनिश होने में। ठीक है, बन तो जाते हैं लेकिन इनको रिसोर्स को रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे ग्राउंड वाटर है। अब ग्राउंड वाटर कैसे, यूजुअली रेन के थ्रू रिप्लेनिश होता है, लेकिन हम इस ग्राउंड वाटर को मोर यूज़ करेंगे और वो क्या होगा, अगर इसको हम रिप्लेनिश करेंगे, व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश बाय रेन वाटर, दैट वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। ये हो गए हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स और इनको हमने ब्रीफली प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अब ये वो रिसोर्सेज हैं जो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इसको कोई भी रिप्लेनिश नहीं कर सकता। ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ देयर स्टॉक। ठीक है, ये रिप्लेनिश नहीं होते, रिप्लेस नहीं होते, ये नेचुरल वे में रिप्लेस भी होते हैं। तो इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स, दोबारा से हज़ारों लाखों साल इन्हें ले लेते। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, हम न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर करते रहते हैं विच हैड अप टू द स्टॉक, तो हमारा स्टॉक बढ़ता जाता है ना रिसोर्सेज का। अगर दैट विद टाइम ये जो न्यू रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं अगर हम इन्हें सिंसियरली यूज़ नहीं करेंगे। तभी हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। ठीक है, ऑफ दीज पॉइंट्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट जो सिर्फ प्रेजेंट की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता, बट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी कंसिडर करता है। ठीक है, ये हो गया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मगर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, साइंटिस्ट आर वरीड दैट कि अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये बहुत अलार्मिंग बात है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं और ज़रूरी भी है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज जो हैं वो 2 टाइप्स के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो नेचर के थ्रू दोबारा से बन जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है। ठीक है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जो प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और अगर ये रिप्लेनिश भी होते हैं तो ये बिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं। ठीक है, अब न्यू डिस्कवर्स भी हम लोग डिस्कवर करते जा रहे हैं, लेकिन अब इससे हमारा स्टॉक बढ़ जाता है, लेकिन अब न्यू रिसोर्सेज को भी एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनको सेंसिबली और डिप्लीटली इसको तरीके से हम जुडिशली इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो सारी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगी। नाउ लेट्स रिवाइज ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छी तरह, क्योंकि हमने इन पॉइंट्स को सब तरह से अच्छे से समझा है ना हमने। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी हम इसको पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हम 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो ओके, चलिए लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ दिस पॉइंट्स अगेन। Sustainability of development is development that not only fulfills the needs and requirements of the present generation, but at the same time it does not compromise of the needs of the future generation. However, since the second half of the 20th century, scientists are of the view that the level of development are not sustainable, and then resources are of 2 types, renewable and non-renewable resource. Renewable resource are resource
is that are replenished by nature, as in the case of air and solar energy. And non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. Must use these resources judiciously. हमें जो भी रिसोर्स है उसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए. वी डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज विच ऐड टू द स्टॉक. हाउएवर ओवर टाइम इवन दीज विल गेट एग्जॉस्टेड. बच्चों अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम, जैसे कि हमें खुद को पता है, ये तो हमें प्रॉपरली, हमें इतनी नॉलेज तो है कि किस तरह की रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए. अगर हम इन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी. और अगर ख़त्म हो गई तो ये हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा. ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए और सभी चीज़ को तरीके से यूज़ करना चाहिए. ठीक है, सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर मॉड्यूल नंबर 11. अब चलिए मॉड्यूल नंबर 12 भी हम इसी का जो आगे का कंटिन्यूसली पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं और पढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में. सो स्टार्ट करते हैं हमारा 12th मॉड्यूल, और ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा. जैसा कि आपको पता है ना, ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में किसके साथ मिलेंगे, हम इसके साथ, इसकी एक्सरसाइजेज, इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे. सो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल में को लेकर होगी, और डिस्कस करते हैं हमारा 12th मॉड्यूल. ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट का लास्ट मॉड्यूल अब हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ये मॉड्यूल 11th मॉड्यूल का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस किया था. ठीक है, और वो टॉपिक कौन सा था, याद है ना, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. अब इस मॉड्यूल में हम इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे. ठीक है, और कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर. और चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं फर्दर डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. तो हमने अपने प्रीवियस मॉड्यूल में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था. ठीक है, इन शॉर्ट वी अंडरस्टूड दैट अगर हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड फॉसिल फ्यूल्स को अगर प्रिजर्व करना और कंजर्व करना है फॉर फ्यूचर यूज़, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे सेंसिबली और जुडिशियसली यूज़ करना होगा. हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, जो हमें हेल्प करेगा किसमें, नॉट ओनली टू सी सस्टेन एंड मेंटेन natural resources of for future use, but would also help to avoid environmental degradation. ओके, हम इसी पॉइंट को फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है, और एम्फसाइज करेंगे अपने इस मॉड्यूल में. सो लेट अस प्रोसीड टू अ नेक्स्ट एग्जांपल, जो फर्दर एनालाइज करेगा वाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. थ्रू दिस एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड हाउ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं. इस एग्जाम्पल में हम एक डेटा को स्टडी करेंगे विच शोज़ द क्रूड ऑयल रिजर्व्स in countries like Middle East, USA and the entire world also. तो एक टेबल है जो आपकी टेबल किस पर, इसको हम एनालाइज करेंगे, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. When we look at the table, we see that column 1 क्या शो कर रहा है, क्या बताएं, शो करता है क्या, क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन फैक्ट्रीज. ठीक है,
कंट्रीज़ में जो डेटा में मेंशन है, और कॉलम 2 शो करता है कि कितने साल तक स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल लास्टेड। ठीक है, अगर पीपल एट द प्रेजेंट रेट क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, तो पहला वाला क्या बताता है कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स इनटू किन कंट्रीज़ में है। ठीक है, और दूसरा शो करता है कितने साल तक स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट, अगर हम लोग उस क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं एट द प्रेजेंट रेट। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स हो गए हमारे। और अगर हम इन जनरल वर्ल्ड के डेटा को देखते हैं तो वी सी दैट कि ये लास्ट करेगा फॉर अबाउट 50 ईयर्स ऑफ, पर डिफरेंट कंट्रीज़ के डेटा डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब दूसरे रेशियोज़ में इंक्लूड करता है, एंड इट इज़ डज नॉट इनफ रिजर्व्स टू अ रिसोर्स। ठीक है, जो स्टॉक हमारी कंट्री में है वो काफ़ी नहीं है, और अगर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स, becomes a burden of for everybody, everyone, wherever it is being to use. Countries like the USA those reserves क्या करते हैं, उनके पास भी ओके तो रिजर्व्स है, मगर वो अपनी ऑयल रिजर्व्स को सिक्योर करते हैं थ्रू इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री पावर। तो ये हो गया इंडिया और इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए इनका डिफरेंस। सो वी सी दैट के क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सेवरल इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल इश्यूज रेज करता है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, क्या क्रूड ऑयल एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री, ये सोचने वाली बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिप्लीशन एंड एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ बात आती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ये सब। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम ऑल्सो पॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या क्रिएट करता है? पॉल्यूशन। और ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या करता है? किसी एक एरिया, नेशन या स्टेट तक ही लिमिटेड है। ठीक है, ये एक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल हो जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, हम सबका फ्यूचर लिंक्ड है। ठीक है, प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस किस पर पड़ता है? एंड देयरफॉर वी हैव टू थिंक दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है? वो एक थ्रू एरिया और योर नॉलेज है, जहाँ पर साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर या सोशल साइंटिस्ट है वो मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा, जो डेवलपमेंट है हमारा वो यहीं पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो इस पर बहुत काम हो रहा है। सो वी सी दैट इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पेरिनियल है। ठीक है, पेरिनियल या मतलब हमेशा रहेगा। पेरिनियल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। ठीक है, तो हमेशा रहेगा। अगर हम एज अ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं तो वी शुड आस्क क्वेश्चन, सर्टेन क्वेश्चंस लाइक what we wish to become and where we want to go, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे गोल्स क्या है, ये सब हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो पूछने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं और करते हैं क्विक रिकैप। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किसी एक नेशन को, एरिया या स्टेट या कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहता, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यूनिवर्सल हो जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, हम सबका फ्यूचर लिंक्ड है इससे।
तो प्रेजेंट में जो कुछ भी कर रहे हैं हम, उसका एस्पेक्ट और इम्पैक्ट कंसिक्वेंसेस हैं वो हर पर्सन के फ्यूचर पर पड़ता है, ठीक है। एंड देयरफॉर वी नीड टू थिंक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एक न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है। तो क्या हो रहा है, साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर, सोशल साइंटिस्ट वो इस एरिया पर मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो वी सी दैट इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इज़ वेरी पेरेनियल, ठीक है। ये पेरेनियल है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हमेशा रहने वाला है। क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो अगर हम एज अ सोसाइटी एंड एज एन इंडिविजुअल सोचते हैं तो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की बात करें तो ये क्या होगा, वी शुड आस्क सर्टेन क्वेश्चंस लाइक हमें क्या बनाना है, व्हाट डू वी वांट, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। ये सब हमें सोचना चाहिए। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Consequences of environmental degradation are no longer region or nation specific. Our future is linked together. Example, just like the future of all the people of the world. And sustainability of development is a new area where scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. Okay. तो ये जनरली हमने पढ़ा ही है इसके बारे में, तो ये हमें आसानी से समझ भी आया है। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इज़ पेरेनियल। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के जो क्वेश्चन है वो पेरेनियल हैं। एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अगर हम मेंबर ऑफ अ सोसाइटी के थ्रू सोचें या एज एन इंडिविजुअल सोचें, वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो एंड व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल्स आर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन रेज होते हैं जो हमें सोचने की ज़रूरत है। सो ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर होल मॉड्यूल्स एंड होल चैप्टर्स, ठीक है। टोटल 12 मॉड्यूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 12 मॉड्यूल्स के अंदर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी क्वेश्चन आंसर्स की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे एक्सरसाइजेस के साथ और एक छोटे से लाइव टेस्ट पेपर के साथ, जैसे कि हम हर चैप्टर के लास्ट में करते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, लिसन केयरफुली and have a good day and thank you for listening me, and I hope you have understood whole the chapter. If any question या any doubt तो you will ask me, आप मुझसे पूछ सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है। I am always ready to your help. Okay, so have a good day.